जनाब, इस्लामाबाद से खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जहां पर पाकिस्तान में प्लास्टिक रोड कॉन्सेप्ट, आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों ने इस बारे में सुना होगा और बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने नहीं सुना वो ज़रूर ये सेगमेंट जनाब हमारा देखिएगा कि इस्लामाबाद में इस कॉन्सेप्ट के तहत अब F9 पार्क में जो पहला तजुर्बा है वो किया जा रहा है और पाकिस्तान में पहली मर्तबा प्लास्टिक इस्तेमाल करके सड़क बनाई गई है। इस्लामाबाद में CDA और निजी कंपनी के इश्तिराक से ये प्रोजेक्ट का आगाज़ किया गया और कितना कामयाब रहा और ये आगे कहाँ कहाँ प्रोलॉन्ग किया जाएगा, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है तर्जुमान CDA राना शकील असगर साहब। शकील साहब, बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ये सड़क बनाने का तजुर्बा कैसा रहा, क्या कामयाबी हुई इसमें? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपने ये मौका दिया। ये सड़क का कंसेप्ट पाकिस्तान में नया है, लेकिन इससे पहले ये पूरी दुनिया में इस तरह के मंसूबे बनाए गए हैं और एशिया के अंदर भी ये सड़कें बन रही हैं। इसमें थोड़ी सी मैं ये वजाहत कर दूं कि ये ऐसा नहीं है कि सारी सड़क प्लास्टिक की बनी हुई है। इसमें प्लास्टिक का जो मटेरियल है उसे इस्तेमाल किया जाता है एज ए बॉन्डिंग फोर्स। बाकी सड़क का मटेरियल वही होता है, लेकिन जो वेस्ट मटेरियल है, खास तौर पर प्लास्टिक की बोतलें और इस तरह की चीजें हैं, उसको भी मेल्ट करके उस मटेरियल के अंदर एक खास तनासुब से मिक्स किया जाता है। उसका फायदा एक तो ये होता है कि वो जो वेस्ट मटेरियल है वो कंज्यूम हो जाता है, वो यूटिलाइज हो जाता है और माहौलियाती आलूदगी कम होती है। ठीक। और दूसरा फायदा ये होता है कि वो जो सड़क उससे बनती है वो ज्यादा देर पा होती है सड़क। अच्छा। ये तजुर्बे से ये भी साबित हुआ है कि उसकी लाइफ जो है वो आम सड़क की निस्बत बेहतर होती है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान में हम ये पहली दफा एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो इसलिए हमने इसे आगाज में एक पैचवर्क के तौर पर F9 पार्क के अंदर स्टार्ट किया है कि अगर ये हम इसको एक कामयाबी से अगर हम ये मरहला तय कर लेते हैं तो फिर हम कोई बड़ी सड़क जो है वो इस मटेरियल के साथ बना सकते हैं। ठीक है। उसमें जो जिस निजी कंपनी के साथ, जो मशरूबात वाली कंपनी, उनके साथ हमारा ताउन है, वो ये बता रहे हैं कि ये मिलियंस ऑफ टन प्लास्टिक वेस्ट जो है वो इसके अंदर इस्तेमाल होगा। ठीक है। अच्छा सर ये भी बताएगा कि क्या ये एक सस्ता प्रोजेक्ट है या ये एक महंगा प्रोजेक्ट है? फायदा तो आपने इसका बता ही दिया है कि ये काफी देर पाए। नहीं, महंगा नहीं है जी। जो नॉर्मल कॉस्ट है रोड की वही कॉस्ट है, बल्कि उससे थोड़ी सी कम हो जाती है कॉस्ट इसकी। और हमें थोड़ी सी अप्रीहेंशन ये थी कि जो मशीनरी है या जो इसका एक जॉब मिक्स फार्मूला होता है कि पाकिस्तान में जो मशीनरी है क्या वो इस काबिल है कि वो इस तरह के तजर्बे या इस तरह के एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल हो सके। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है उसमें हमने जो एग्जिस्टिंग मशीनरी है जिससे एग्जिस्टिंग CDA अपनी सड़कें बना रहा है या पैच वर्क कर रहा है, तो हमने उसी मशीनरी को यूज़ करते हुए ये मिक्सिंग इस प्लास्टिक मटेरियल के साथ की है। अलबत्ता बाहर जो है वो जदीद मशीनरी मौजूद है जहां वो सेपरेट कंपार्टमेंट्स हैं और इनकी मिक्सिंग का वो एक मैकेनिज्म ऐसा है कि वो उस मशीन के अंदर ही हो जाता है। तो उसी को कॉपी करके यहाँ पर हमने अपनी एग्जिस्टिंग मशीनरी के साथ किया और वो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुआ है। अच्छा सर, आप ये प्लास्टिक रोड कॉन्सेप्ट के हवाले से भी हमें बता रहे हैं, अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में तो काफ़ी अरसे से ऐसा भी हो रहा है कि वहाँ पर हज़ारों किलोमीटर की जो सड़कें हैं वो कचरे को रिसाइकल करके तो तामीर की जाती हैं। पाकिस्तान के मुस्तकबिल में भी ऐसा होगा और कब तक मुतवक्के होगा? जी हाँ, इस पे बड़ी सड़कें बन सकती हैं, लेकिन इसमें एक थोड़ी सी रिसर्च जो हमें पता चली है वो ये है कि जो सड़कें हैवी ट्रैफिक के लिए हैं वो उस पे शायद ये बहुत कामयाब नहीं है ये तजर्बा। अच्छा। तो जो शहर के अंदर की सड़कें हैं जहाँ लाइट ट्रैफिक जी, बड़ी शाहराएं जो हैं वो या मोटरवेज जो हैं वो शायद इससे नहीं बन सकेंगी। लेकिन जो शहर के अंदर की सड़कें हैं या जो साइकिलिंग ट्रैक्स हैं या वो सड़कें जिन पे हैवी ट्रैफिक का लोड ज़्यादा नहीं होता, वहाँ ये बड़ी कामयाबी के साथ की चल सकती हैं। और उसमें भी अगर हम ये शहर के अंदर की सड़कों पर भी अगर हम ये तजुर्बा करते हैं तो हमें इस पे बहुत ज़्यादा हद तक जो कचरा है, ख़ासतौर पर प्लास्टिक मटीरियल, उसको कम करने में मदद मिलेगी। कचरे में सबसे मुश्किल चीज़ जो है वो प्लास्टिक मटेरियल होता है, क्योंकि प्लास्टिक मटेरियल जो है इसकी डिकम्पोजिशन नहीं होती। ठीक है। और ये जितनी देर तक वो कचरा रहता है और उसके अंदर प्लास्टिक मटेरियल रहता है वो माहौल के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो अगर हम प्लास्टिक मटेरियल को इधर इस्तेमाल कर लेते हैं तो जो फिर बाकी कचरा है उसको ट्रीट करना मुश्किल नहीं रहता। ठीक।
वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से कहते हैं खुशामदीद और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएं कि जो हमारा ये खत्ता है और हमारे जो इर्द गिर्द के जो ममालिक हैं, हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, इस खत्ते में खासकर बड़ी सियासी और जो हरबी तब्दीलियां हैं वो इस वक्त रूनुमा हो रही हैं और उसके असरअंदाज इन तब्दीलियों का जो है वो क्या असर होगा उस पर भी बात करेंगे। एक तरफ सिल्क रूट का आलमी मनसूबा चीन की क़यादत में जारी है, दूसरी जानिब अफगानिस्तान में अमरीकी इनखला और तालिबान का जो इक़्तिदार है आपको पता है कि वो ज़ेरे बहस है। दूसरी जानिब जो सेंट्रल एशिया है वहां तक रसाई की चीनी और भारतीय कोशिश भी हो रही है। इन तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ जो गेस्ट स्पीकर मौजूद हैं उनका मैं तारुफ आपसे करवाती चलूं। जनाब, हमारे साथ सप्तैन अहमद डार साहब मौजूद हैं जो मिडल ईस्ट और एशियन जियो पॉलिटिक्स पर गहरी नजर रखते हैं। सप्तैन साहब, बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला ट्रांसमिशन के लिए। पहली बात मैं आपसे पूछूंगी कि पाकिस्तान और वेस्ट एशिया मुस्लिम ममालिक में मुआशी और जो मुआशरती तरक्की है उसमें कौन सी ऐसी रुकावटें हैं जो रूनुमा हो रही हैं? के लिए आपका सवाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बात समझने की है कि पिछले 40 साल से ये पूरा खित्ता जो है वो हालत जंग में रहा है। हमने देखा है कि 1979 में जब सोवियत यूनियन यहाँ पर आई तो अमेरिका की जो सेंट्रल एशियन पॉलिसी थी उसके तहत पाकिस्तान के साथ इल्हाक करके कम्युनिज्म को कंटेन करना बहुत जरूरी था। मगर हमने ये देखा कि जो आलमी ताकतें हैं उनके पास जो मिलिट्री प्रोवेस थी और मईशत की जो ताकत थी उसके बलबूते पे वो हमारे खित्तों में आके यहाँ पर जंग बर्पा करते थे। मगर जो कोलेट्रल डैमेज है उसकी वजह से जो हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमीज हैं और उसके साथ साथ जो हमारी रीजनल पॉलिटिक्स थी मुस्लिम ममालिक की वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हुई है। तो इस वजह से ये खित्ता हमेशा से जो है वो हालत जंग में रहा है। ठीक है। अभी सबसे बड़ी रुकावट जो है वो जो दूसरा फेज स्टार्ट होता है वो 2001 से होता है जब 9/11 का इंसिडेंट होता है। तो अमेरिका जो है वो वॉर ऑन टेररिज्म को एज ए प्रीटेक्स्ट यूज करके इस खित्ते में आता है और पूरे खित्ते की जो पॉलिसी है सेंट्रल और साउथ एशिया की उसको जो है वो सस्टेन करने की कोशिश करता है। और अफगानिस्तान जो है वो हार्ट ऑफ एशिया है, तो अफगानिस्तान में अगर अमन नहीं होगा तो पूरे खित्ते की जो कनेक्टिविटी है वो हमेशा से जो है वो एंटेंगल्ड रहेगी, डिस्टर्ब रहेगी। तो अभी हम देख रहे हैं कि जो ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम था जो अक्टूबर 2001 से स्टार्ट हुआ वो बहुत बड़ी रुकावट थी, क्योंकि अगर अफगानिस्तान में हमारे जो कौमी शायर है अल्लामा इकबाल, उन्होंने भी हार्ट ऑफ एशिया का कॉन्सेप्ट दिया है। नून लीग के दौर में जो है वो हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस भी हुई थी कि इफ देयर इज नो पीस इन अफगानिस्तान देयर विल बी नो पीस इन साउथ एंड सेंट्रल एशिया। तो अफगानिस्तान का अमन जो है वो बहुत जरूरी है पूरे की खित्ते की कनेक्टिविटी से। यस, तो इसलिए बड़ा अहम है कि अफगानिस्तान में जो एक रुकावट थी अमेरिका के ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम से वो जो है वो साइडलाइन हुई है, तालिबान की हुकूमत आई और आहिस्ता आहिस्ता जो रीजनल ताकतें हैं वो उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि दे हैव चेंज्ड और इनका जो डिप्लोमेटिक स्टांस है 2018